किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व डिप्टी पीडी, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश। साथियों, जैसा कि मेरी मुहिम है कि किसानों को कैसे भी उसकी आमदनी बढ़े, लागत कम हो, किसान खुशहाल हो, संपन्न हो, इसी श्रृंखला में मैं आज आपको किसानों की लाभ बढ़ाने के कुछ तरीके मैं बता रहा हूँ। देखिए, किसानों का जैसे हम किसानों का लाभ बराबर उसकी लागत, उसकी उपज का मूल्य, उपज की कीमत माइनस लागत मूल्य या लागत पर व्यय। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि खेती की आय या लाभ बराबर कृषि उत्पाद की कीमत माइनस उत्पादन लागत। साथियों, आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें जैसे अगर किसान का हमें लाभ बढ़ाना है तो किसी तरीके से यदि हम लागत जो व्यय हो रही है उस लागत को हम कम कर दें तो निश्चित है कि उसकी लाभांश या उसका लाभ जो है बढ़ जाएगा। तो खेती में किस तरह लाभ बढ़े, इसके लिए मैं आपको लागत को कम करने के कुछ तरीके से बता रहा हूं, जिनका उनको प्रयोग में लाएंगे तो आपकी निश्चित है कि लाभांश बढ़ेगा। आइए विचार करते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिसमें खेती पर होने वाला व्यय कम हो जाए, यानी उस पर होने वाली लागत कम हो। इसमें सबसे पहला बिंदु है जैसे फसल एवं प्रजाति का चयन। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जैसे हमारे सामने कई वैकल्पिक फसलें हैं तो उन वैकल्पिक फसलों में से हम ऐसी फसलों का चयन करें जिनकी लागत कम आए। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारी खाद्यान्न फसलों, विशेषकर आपके जैसे चावल और गेहूं, इन फसलों के वनस्पति तुलनात्मक यदि हम दलहन की फसलें, जो भी दाल वाली फसलें हैं, उड़द है, मूंग है, या फिर रबी में आपकी चना, मटर है, मसूर है, इन फसलों को, अथवा हम जो है जैसे तिलहन पर जैसे खरीफ में आपके तिल है और रबी में आपकी सरसों है, या फिर हमारा जौ, और खरीफ की जैसे आपके मोटे अनाज की जैसे फसलें हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कोदो है, रागी है, इन सब पर भी हमारे खाद्यान्न वाली फसलों से लागत कम आती है। यानी ऐसी फसलों का चयन करें जिनमें कम उर्वरक लगते हों, जिनमें कम सिंचाई की आवश्यकता हो और जिनमें कम से कम कीट रोग लगते हों, कम से कम दवाओं पर हमारा खर्च कम से कम हो। तो यदि हम इस तरह की फसल एवं प्रजातियों का चयन कर लेंगे तो हमारी फसल पर होने वाली लागत कम हो जाएगी। लागत हमारी कम होगी तो निश्चित है कि हमारा लाभांश जो है बढ़ जाएगा। दूसरा हमारा उपाय है समय से बुवाई एवं रोपाई। साथियों, यदि हम फसलों की समय पर बुवाई कर देते हैं या रोपाई कर देते हैं तो निश्चित है कि उत्पादन हमारा निश्चित अच्छा होगा, और उत्पादन अच्छा के साथ साथ हमें उसमें होने वाला व्यय भी कम आएगा। विशेषकर जैसे आपकी खरीफ की फसलों का उचित समय वो जुलाई का महीना है, रबी की फसलों का बुवाई का उचित समय हमारा नवंबर का महीना है, और जायद की फसलों, मुख्य फसलों का हमारा अप्रैल है। यदि हमने समय से फसलों की बुवाई कर दी या समय से रोपाई कर दी तो उत्पादन अच्छा होगा, लागत भी कम आएगी। तो दूसरा हमारा फैक्टर ये है कि हम किसी तरह से फसलों की समय पर बुवाई एवं समय पर रोपाई करें। तीसरा तरीका साथियों हमारा बीज शोधन एवं भूमि शोधन। साथियों, फसलों में लगने वाले लगभग 40% रोग बीमारियां, ये इनमें से ज़्यादातर या तो बीज से लगते हैं या फिर हमारी भूमि से लगते हैं। तो ये जो है से हमने बीज शोधन कर दिया तो एक तरह का हमारा टीकाकरण हो जाता है। जैसे बच्चे के जन्म लेने से पहले यदि माँ को टीके लग जाएं या बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चे के टीके लग जाएं तो आने वाली भयंकर बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है।
इसी तर्ज पर हम फसल की बुवाई से पूर्व यदि बीजों का शोधन कर लें तो आगे आने वाले अनेकों रोग बीमारी हमारी फसल में नहीं आते हैं। इसी तरह भूमि शोधन भी हम कर लें तो उससे भी यानी भूमि जनित बीमारियां हैं वो हमारी भूमि शोधन से, और बीज जनित बीमारियां हैं वो हमारे बीज शोधन से ये आने की संभावना नहीं रहती है। साथियों, बीज शोधन और भूमि शोधन करने में खर्चा किसान का न के बराबर आता है, लेकिन इस पर आगे जैसे रोग लगते हैं तो रोग में हमारा फसलों को रोग नियंत्रण करने के लिए हमें बहुत कुछ महंगे से महंगे खर्चे और मतलब उपाय करने पड़ते हैं। तो ये आप विशेषकर बीज शोधन एवं भूमि शोधन जरूर करें। जैसे विशेषकर आपका बीज शोधन के लिए एक ट्राइकोडर्मा जैविक फफूंदीनाशक है, ये 4 से 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लगता है। दूसरा, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा और मेरा प्रयास भी है कि आप जैविक की तरफ ही ज़्यादा मुखातिब हों, क्योंकि जैविक का खर्चा भी कम है और उसका जो रासायनिक यानी उसका कोई इफेक्ट भी नहीं आता है। लेकिन इस मजबूरी में कुछ ऐसा लगता हो कि उपलब्धता नहीं है तो आप जैसे थीरम दवा से भी बीज शोधन कर सकते हैं। उसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से लगती है। और या फिर दूसरी एक कार्बनडाजिम जिसको आपका बावस्टीन भी कहते हैं, उसकी 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से ये बीज शोधन पर ये लगता है। मात्रा बहुत कम है। ट्राइकोडर्मा की मात्रा जैसे मैंने बताई 4 से 5 ग्राम लगती है। साथियों, बीज शोधन का एक बहुत ही सहज सरल तरीका है। इसमें थोड़ा सा जैसे हमने अपने बीज के आधार पर हमने जो उसमें प्रयुक्त होने वाला ट्राइकोडर्मा है या जो भी है उसकी मात्रा कैलकुलेट कर लें और बीज में थोड़ा सा मोवा हल्का पानी का लगा करके और उस दवा को हम ले करके और उसमें मिक्स कर लेते हैं। कम मात्रा जो है हमारी घड़े में उपचारित हो सकती है, ज़्यादा मात्रा को हम किसी और तरीके से फिर मतलब ढेर में भी कर सकते हैं, कट्टों में भी कर सकते हैं। तो ये बीज शोधन करने से हमारी निश्चित लागत कम आएगी और आगे आने वाली कई समस्याओं से हम छुटकारा पा जाएंगे। साथियों, इसी तरह जैसे भूमि शोधन है, भूमि के द्वारा भी अनेकों रोग बीमारियां फसलों में लगती हैं। इसके लिए हमें विशेषकर आपका जैसे ट्राइकोडर्मा एवं ब्यूवेरिया बेसियाना, इन दोनों से हम जो है भूमि शोधन करते हैं। यदि हमें फफूंदियों का शंका है तो हमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं। और यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारे ज़मीन में कुछ ऐसे कीटाणु हैं यानी दीमक है या और भी कुछ मतलब है, तो ऐसे के कंट्रोल के लिए हम फिर आपका ब्यूवेरिया बेसियाना प्रयोग करते हैं। इनकी मात्रा जो है 1 हेक्टेयर में 2.5 किलोग्राम मात्रा लगती है। इनमें से जिस भी रसायन को, जिस भी जैविक इसको प्रयोग करना हो उसको जो है 1 हफ्ते पहले और हम इसको मतलब गोबर की बढ़िया सड़ी हुई खाद में मिला करके रख देते हैं। और उसका विस्तृत तरीका जो है मैं आपको अगले YouTube में अपने अलग उसमें जारी करूंगा। तो इसका प्रयोग इस तरह हम आपका ये मात्रा जो है 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करने से हमारे भूमि जनित अनेक रोग बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। साथियों, इस अगली श्रृंखला में हमारा जैसे ये आपका चौथा बिंदु है सह फसली खेती एवं मिश्रित खेती। हाँ साथियों, ये भी एक मतलब लागत कम करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। हम जो भी लागत लगा रहे हैं वो मुख्य फसल पर लगा रहे हैं और यदि उसके साथ साथ कुछ सहायक फसलें अगर हम उसमें बो देते हैं तो लागत हमारी बढ़ी नहीं, लेकिन हमारा उत्पादन जो है उनका जो एक्स्ट्रा मिल जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए हमारी गेहूं और सरसों, इसमें 9 पंक्तियां गेहूं के साथ एक आपकी सरसों की लग सकती है। इसी तरह आलू और सरसों में 3 पंक्तियां आपकी आलू और उसके बाद 1 पंक्ति आपकी राई की लग सकती है, सरसों की लग सकती है। इसी तरह गन्ना प्लस राई, इसमें गन्ना की 2 पंक्तियों के बीच में 2 पंक्तियां ही हमारी सरसों की आ सकती हैं। इसी तरह गन्ना के साथ जो है मसूर और मटर है। जैसे गन्ना की 2 पंक्तियों के बीच में हमें 3 पंक्ति जो है मसूर या मटर की लगा सकते हैं। साथियों, मेरा परामर्श ये भी है कि मिश्रित खेती, ये तो हो गई आपकी अंतर फसली, और मिश्रित खेती में हम जैसे उड़द, मूंग और आपका अरहर, इन फसलों के साथ यदि हम ज्वार, बाजरा और तिल ये मिलाकर के करते हैं तो ऐसा करने से हमारी जो सहायक फसलें हैं उन सहायक फसलों का पैदावार भी हमको एक्स्ट्रा मिलती है, लागत ही उसमें नहीं आती है, हमारा लाभांश बढ़ जाता है। साथियों, पांचवा एक तरीका है कि जैसे उर्वरक एवं जैव उर्वरक। साथियों, हमारे पौधों के लिए 16
कभी कभी 17 भी, मतलब 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये हवा से मिल जाते हैं, बाकी 13-14 तत्व जो है ये भूमि से मिलते हैं। इनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये मुख्य पोषक तत्व हैं और बाकी के जो है सहायक पोषक तत्व हैं। तो इनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए यदि हम किसी तरीके से फास्फोरस के लिए पीएसपी कल्चर का प्रयोग हम करते हैं, तो जैसे उसमें पीएसपी मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए हम जैसे यूरिया है, डीएपी है, एनपीके है और आपका म्यूटा पोटास है, इन सब का प्रयोग करते हो। इनकी जगह पर अगर फास्फोरस के लिए हम पीएसपी कल्चर का प्रयोग करते हैं तो वो पीएसपी कल्चर पर हमारा खर्चा कम आता है और उसका आउटपुट यानी परिणाम भी हमें बहुत बेहतर मिलता है। तो अगर हमने किसी तरीके से उर्वरकों के प्रयोग में अगर हमने पीएसपी कल्चर का प्रयोग हमने कर लिया तो इस पर हमारा उर्वरकों पर होने वाला व्यय बहुत कम हो जाएगा। दूसरा ये भी है कि हमें जो भी फसलें जैसे दलहन वाली बोते हैं तो उसमें राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करना चाहिए। साथियों, अगला 6वां विधि जो है तरीका है कि खेती में यंत्रों का प्रयोग। यदि हम मेन पावर के बजाय यंत्रों के प्रयोग करते हैं तो उसमें प्रति इकाई लागत हमारी कम आती है। अगर जैसे हमने किसी तरीके से हमारा भूमि की तैयारी है तो भूमि की तैयारी में हमें रोटावेटर का प्रयोग करना चाहिए। छिड़काव अगर हमें फसलों में करने हैं तो उसमें स्प्रेयर 2 तरह के आते हैं, एक मेन पावर वाला और दूसरा आता है हमारा पावर से चलने वाला। तो इन स्प्रेयरों के प्रयोग करने से, पावर वाले को प्रयोग करने से मेन पावर से जो मेन पावर से चलता है उससे तुलनात्मक पावर वाले का खर्चा हमारा कम आता है। अगला एक जो है साथियों, जैसे मान लीजिए हम अपने कृषि कार्यों को करने के लिए कटाई है, मड़ाई है, निकाई, गुड़ाई, इन्हें सब में अगर किसी तरीके से हम यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो हमारी लागत जो है कम आती है। विशेषकर आपके ट्रैक्टर से चलने वाले जो भी यंत्र हैं इनके प्रयोग करने से हमारी मेन पावर द्वारा चलने वाली लागत से कम लागत आती है। तो इसमें हमें सिंचाई के लिए जहाँ तक प्रयोग है, आप खुली नाली के बजाय किसी तरीके से अगर हम पाइप डाल करके सिंचाई करते हैं, चाहे वो लपेटा पाइप है, चाहे आप हमारा लेजम पाइप और मतलब वो पीवीसी पाइप है, तो उसमें पानी की वेस्टेज भी कम होती है और पानी की देखभाल के लिए भी कम मतलब एनर्जी या कम मतलब हमें पावर लगानी पड़ती है। तो ये इस तरह अगर हम कृषि में यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो हमारा आने वाला व्यय जो है वो कम हो जाता है। साथियों, अगला सुझाव है कि यदि हम अपनी खेती में गो आधारित प्राकृतिक आध्यात्मिक खेती को अपनाएंगे तब भी हमारी लागत कम आएगी। जैसा कि इसका नाम है शून्य लागत या जीरो बजट फार्मिंग भी है। इसमें अगर इसका पूरा सिस्टम से आप समझें तो इसमें लेकर के आपका एक गाय के द्वारा हमारा लगभग 30 एकड़ तक बिल्कुल बिना किसी लागत, बिना किसी खर्चे के ही हमारा उत्पाद हो जाता है। इसमें गाय के गोबर और गाय के गौमूत्र से कुछ ऐसी चीज़ें तैयार की जाती हैं, उन चीज़ों के आधार पर हमारा जो है उत्पादन भी पूरा होता है और इसके अलावा हमारी लागत भी उसमें नहीं आती है। ये मेरे वीडियोज़ में पहले भी मतलब दिखाया गया है, जैसे कि आपका बीजामृत है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, या फिर आपका 10 पानी अर्क है, या फिर आपका ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है, अग्नि अस्त्र है। ये सब जो है कैसे कैसे मतलब बनाते हैं, सप्तधन्यांकुर है, ये सारे जो है मेरे वीडियो पर दिए हुए हैं। तो उनमें यदि आप किसी तरीके से गो आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे तो आपका खेती पर होने वाली लागत आपकी बहुत कम हो जाएगी और आपका लाभांश जो है बढ़ जाएगा। अगला जो है एक एफपीओ। साथियों, एफपीओ एक ऐसा संगठन है जिसमें किसानों को जुड़ करके अपना मिलजुल करके खेती करते हैं। तो इसमें सरकार भी किसानों को अनेकों तरीके से प्रमोट कर रही है, उसमें जो है अनेकों योजनाओं में लाभ देती है। यही नहीं, वो जो किसान जब मिलजुल करके अपना खेती करते हैं तो उनका जो है लार्ज स्केल पे होल्डिंग हो जाती है। जब लार्ज स्केल पर खेती हो जाएगी तो खेती पर प्रति इकाई लागत जो है कम आती है। वो जो कृषि निवेश खरीदते हैं वो थोक की कीमत पर खरीदते हैं। थोक की कीमत पर कृषि निवेश खरीदने से स्वाभाविक रूप से उनको रिटेल से मतलब कहीं सस्ता मिलेगा। तो ये मतलब अगर हमें किसी तरीके से हमारे एफपीओ में हम जुड़ करके और एफपीओ के द्वारा अगर हम खेती करते हैं, उसमें जो भी आपका इंटरप्राइजेज है उसका चयन करके हम करेंगे तो उसमें भी किसानों के लिए निश्चित रूप से लाभ ही होगा। इसमें जो है साथियों, मेरा आपसे परामर्श ये है कि आप किसी तरीके से खेती में लागत को घटाएं और उत्पादन को ऐसा पैदा करें जो
विष रहित हो और किसी तरीके से उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी बने। इससे पहले भी वीडियोज़ में मैंने आपको किसी तरीके से किसानों की आमदनी कैसी बढ़े ये मैंने अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें 10 सुझाव बताए थे। अब जो मैंने ये खेती में लागत कम करने के ये 8 तरीके बताए हैं, यदि आप इसको ध्यान से सुन करके और इनको अगर अमल में लाएंगे तो आपकी खेती पर होने वाली लागत साथियों कम होगी और आपका लाभांश बढ़ेगा। धन्यवाद साथियों।